अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये सवाल सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा होता है वो बताना नहीं चाहते, और जिनके पास बहुत कम होता है वो शर्म के मारे बता नहीं पाते। नौकरी पेशा आदमी सोचता है ईएमआई कटेगी, क्रेडिट कार्ड का बिल भरा जाएगा, बचेगा क्या। और कारोबारी सोचता है उधारी चुकानी है, माल उठाना है, जीएसटी भरना है, बचेगा क्या। ये बचेगा क्या वाली चिंता सबको है, लेकिन राजनीति में अरे साहब वहां तो सवाल ही उल्टा है। वहां पूछते हैं आएगा कहां से, कितना आएगा। और जब कोई नेता सीना ठोक कर बता दे कि इतने 100 करोड़ कमाए, इतना टैक्स भरा और इतना पार्टी को दे दिया, तो कैसा लगेगा? लगेगा ना कि या तो ये आदमी फकीर है या फिर बहुत बड़ा खिलाड़ी। बिहार की राजनीति में आजकल एक ऐसे ही खिलाड़ी ने चौसर बिछा रखी है। नाम है प्रशांत किशोर, शॉर्ट में पीके। कभी दूसरों की चुनावी नैया पार लगाते थे, अब अपनी ही नाव खे रहे हैं जन सुराज के नाम से। तो हुआ ये कि पीके से विपक्षी नेता लगातार पूछ रहे थे कि ये जो आपकी पार्टी की फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला दौड़ता है, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, ये चक्की चलती कैसे है, आटा कहां से आता है। अब पीके ठहरे पक्के रणनीतिकार। उन्होंने सोचा रोज रोज के सरदर्द का परमानेंट इलाज करते हैं। बुला ली प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले अंदाज में बताया। बोले सुनो, पिछले 3 साल में चुनावी सलाह देकर और कुछ बड़ी कंपनियों को ज्ञान देकर मैंने कमाए 241 करोड़ रुपए। चौंक गए आप? रुकिए, कहानी अभी बाकी है। इस कमाई पर उन्होंने सरकार की तिजोरी में लगभग 31 करोड़ का जीएसटी और करीब 20 करोड़ का इनकम टैक्स भी जमा कराया। फिर बोले इसमें से अपना दाल रोटी का खर्चा निकालकर लगभग 99 करोड़ रुपए मैंने अपनी पार्टी जनसुराज को डोनेट कर दिए। हिसाब क्लियर? सुनिए प्रशांत किशोर ने कैसे अपना बही खाता मीडिया के सामने रखा। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जनसुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। लेकिन कहानी यहां भी अगर खत्म होती तो कड़क पर आती ही क्यों? असल मजा तो इसके बाद शुरू हुआ। पीके ने अपनी बैलेंस शीट दिखाने के बाद बिहार सरकार की बैलेंस शीट में सेंधमारी शुरू कर दी। अपनी तिजोरी का ताला खोला और फिर बिहार के 2 सबसे कद्दावर मंत्रियों की तिजोरियों पर दूरबीन लगा दी। एक है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे हैं नीतीश के खास मंत्री अशोक चौधरी। पीके ने ऐसे ऐसे पुराने बही खाते खोले कि बिहार की सियासत में अर्थक्वेक वाला अलर्ट जारी हो गया। सबसे पहले पीके ने अपनी तोप का मुंह घुमाया बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी की तरफ। पीके ने एक पुरानी फाइल खोली और ऐसा बम फोड़ा कि पटना से दिल्ली तक हलचल मच गई। आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी 7 लोगों की हत्या के मामले में अभियुक्त है। ये मामला है तारापुर का, केस नंबर 44/1995। पीके का कहना है कि उस केस में सम्राट चौधरी को नाबालिग बताकर बचा लिया गया, जबकि पीके के दस्तावेज कहते हैं कि 1995 में चौधरी जी 26 साल के थे। पीके ने नीतीश कुमार से मांग कर डाली कि ऐसे अभियुक्त को पद से हटाइए और जेल भेजिए। बात यही नहीं रुकी। पीके ने 90 के दशक के सबसे सनसनीखेज शिल्पी गौतम रेप हत्याकांड का जिन भी बोतल से बाहर निकाल दिया और पूछा कि क्या उस केस में सम्राट चौधरी का नाम संदिग्ध के तौर पर था या नहीं। हालांकि इसके बाद सम्राट चौधरी भी मीडिया के सामने आए और पीके को नौसिखिया बच्चा बताते हुए उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। शिल्पी गौतम हत्याकांड में अपना नाम घसीटे जाने पर उन्होंने साफ किया कि ये पीके की अधूरी जानकारी का नतीजा है और इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। पीके की हिटलिस्ट में अगला नंबर था जेडीयू के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी का। यह मामला सीधे सीधे 100 करोड़ की मानहानि के नोटिस से जुड़ा था। दरअसल प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे।
इसके बाद मंत्री जी ने पीके को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा था। अब पीके ने अशोक चौधरी को खुली चुनौती दी और कहा कि ये जो आपकी बेटी की शादी के बाद विकास वैभव ट्रस्ट के नाम पर पटना में 100 करोड़ की जमीन खरीदी गई है, इसका पैसा कहां से आया, जरा बताइए। पीके ने आरोप लगाया कि ये सब सरकारी ठेकों से निकली कट मनी का कमाल है। उन्होंने दावा किया कि अशोक चौधरी ने 8 महीने में 20,000 करोड़ के ठेके बांटे और उसमें 5% का कमीशन लिया। पीके ने कहानी में सस्पेंस डालते हुए कहा कि यही पैसा जब एक इंजीनियर लेकर पटना आ रहा था तो पकड़ा गया और फिर रात भर नोटों की गड्डियां जलाई गईं। पीके ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि 100 करोड़ का मानहानि नोटिस वापस ले लो वरना मैं तुम्हारे 500 करोड़ के खेल का पर्दाफाश कर दूंगा। इस पूरे हंगामे के बीच जब किसी ने तेजस्वी यादव पर सवाल पूछा तो पीके ने वहां भी सिक्सर मार दिया। बोले तेजस्वी अगर भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले उन्हें अपने दोनों मामा साधु यादव और सुभाष यादव के बाद फिर अपने माता पिता का नाम लिखना होगा। तो कुल मिलाकर पीके ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ आरोप है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो सिर्फ बयानबाजी है या बिहार की राजनीति का नैरेटिव बदलने की एक बहुत सोची समझी रणनीति? तो इसके 3 बड़े पहलू हैं। पहला, नैतिक बढ़त की लड़ाई। पीके जानते हैं कि राजनीति में सबसे पहला सवाल फंडिंग और करप्शन पर उठता है। उन्होंने अपनी पूरी कमाई, टैक्स और डोनेशन का हिसाब सार्वजनिक करके खुद को एक ऐसे पारदर्शी नेता के तौर पर पेश किया जो राजनीति में दुर्लभ है। अब वो अपने विरोधियों से यही सवाल पूछने का नैतिक अधिकार जता रहे हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसे तो नेता जवाब नहीं दे पाएंगे और ना फंसे तो चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरा, सही नब्ज पर हाथ। पीके ने सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी को क्यों चुना? क्योंकि ये दोनों आज की तारीख में बिहार सरकार के 2 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी का मुखर और आक्रामक चेहरा है तो अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार। इन दोनों पर सीधा हमला मतलब सीधे सीधे नीतीश और बीजेपी सरकार की जड़ों पर हमला करना। पीके पुराने दबे हुए मामलों को निकालकर सरकार की सुशासन वाली छवि पर कालिक पोतना चाहते हैं। और तीसरा, टाइमिंग। बिहार में चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है। ऐसे में ये आरोप प्रत्यारोप जनता के बीच चर्चा का विषय बनेंगे। पीके की कोशिश है कि चुनाव तक वो एजेंडा सेट करे। वो चाहते हैं कि बहस इस पर हो कि कौन कितना भ्रष्ट है, ना कि इस पर कि कौन किस जाति का है। ये उनकी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का कोर आइडिया है। तो कुल मिलाकर पीके ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक ऐसा पासा फेंका है जिसने बिहार की राजनीति के सारे बड़े खिलाड़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब गेंद सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में है। देखना होगा कि वो इस गुगली को खेलते हैं या डक कर जाते हैं। पीके के आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार चुनाव से पहले का खेल मजेदार जरूर हो गया है।